हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? बेटा मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना के लेके आऊँ जिसको देखने के बाद जिन बच्चों को एससीएम में डर लगता है कि सर हम पास कैसे होंगे, उनको पास होने की तो टेंशन खत्म ही हो जाएगी। एग्जामिशन एग्जामिशन का मतलब 60+ मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसका नाम है क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट जून 26 के एग्ज़ाम में एससीएम का पेपर देना चाहते हैं, उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे उसमें कौन से मॉड्यूल का कौन सा चैप्टर कवर होगा, ताकि वो कम समय में उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें जो इसमें मेहनत कम है, समय कम लगना है और स्कोरिंग ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा हैं, ताकि वो आराम से अपने 60+ मार्क्स को स्कोर कर सकें। हमारा एक ही एम होता है सबसे पहले कि बच्चे के 60 नंबर दिलवाए जाएँ। 60 नंबर आने के बाद में बच्चा सिक्योर हो जाता है कि यार मेरी तो एग्जामिशन पक्की हो गई है, और एग्रीगेट 200 बनाना उस ग्रुप में उसके लिए आसान हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो एग्रीगेट ना बनने की वजह से फेल होते हैं। मतलब चारों पेपर का जो टोटल है वो 200 मार्क्स बनाना हमारा मेन एम होता है। बट उसके लिए हम चाहते हैं कि जो बच्चा एससीएम का पेपर देने जा रहा है जून 26 के अंदर, उसके कम से कम इस पेपर में 60+ आ जाएं। तो देखिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा सिलेबस क्या है। इंस्टीट्यूट ने जो हमारा सिलेबस बनाया है उसे दो पार्ट में डिवाइड करके सेक्शन ए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग और सेक्शन बी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मॉड्यूल्स हैं वो 5 मॉड्यूल तो कॉस्टिंग में है, बाकी के आपके पास जो मॉड्यूल बचते हैं 6 मॉड्यूल से लेकर 15 तक, जो बाकी के आपके 10 मॉड्यूल हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपके 10 मॉड्यूल किस में आ जाएंगे भाई? सेक्शन बी में। तो हम ये कह सकते हैं 15 मॉड्यूल का हमारा टोटल सिलेबस है, जिसमें पहले 5 मॉड्यूल कॉस्टिंग का पार्ट है, बाकी के 10 मॉड्यूल हमारे क्यूटी का पार्ट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज दे रखी है, तो क्या सर इसी परसेंटेज के हिसाब से पेपर आता है? नहीं, परसेंटेज के हिसाब से पेपर नहीं आता। किसी में मॉड्यूल में परसेंटेज फॉलो की जाती है, किसी में फॉलो नहीं की जाती। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूट का जो पेपर हमारे पास आएगा, सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर जून 26 में स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर उनके पास होगा, तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो सेक्शन ए है एमसीक्यू 30 नंबर का, 30 नंबर का मतलब 15 एमसीक्यू मिलेंगे 2 नंबर के हिसाब से। 30 नंबर के एमसीक्यू हैं जो आपको सारे के सारे एमसीक्यू करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे एक फ़ायदा यह है कि यदि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है एमसीक्यू में, तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है। ये बहुत फायदेमंद है। इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के अटेम्प्ट करने हैं। जो आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते आप उनको छोड़ के मत आएं। आपके हिसाब से जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो जरूर टिक करके आएँ, मतलब लिख के आएँ। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जिसमें आपके पास में 70 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपके पास में 7 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन यदि मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 तक, हमारे पास में 7 क्वेश्चंस के चॉइसेस हैं, जिसमें से केवल हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो पूरा का पूरा एक 14 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 3A 3B दोनों आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे 7-7 नंबर के। 4A 4B में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी मिलेगा। 5A 5B 7-7 नंबर के 2 प्रैक्टिकल हैं। 6A 6B 7-7 नंबर के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। 7A 7B 8A 8B यहाँ पर भी 7-7 नंबर के 7-7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब यदि हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखें तो केवल 4B एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 7 मार्क्स का थ्योरी आना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको भरपूर प्रैक्टिकल मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में, ठीक है जी। तो यहाँ पर एससीएम में अच्छे नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यदि आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ध्यान से सुने और समझे। देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है सेक्शन ए, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहते हैं कि जो 30 नंबर के आपके पास में एमसीक्यू आते हैं, उस एमसीक्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल एमसीक्यू आते हैं या थ्योरी एमसीक्यू आते हैं। तो मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट किए, दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 25 तक मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए। 23, फिर जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25। इस तरीके से मैंने 5 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद मैंने क्या देखा कि जो मेरे पास 15 एमसीक्यू आते हैं, उन एमसीक्यू में कितना पार्ट मुझे कॉस्टिंग में से मिलता है, कितना पार्ट मुझे क्यूटी में से मिलता है, वो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो मैंने देखा कि जो हमारे पास में 30 नंबर के एमसीक्यू हैं
उसमें कॉस्ट में कितना आता है, क्यूटी में कितना आता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कॉस्ट में जो दिसंबर 23 का एग्जाम था उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, 5 हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर के हो गए, 2 हमारे थ्योरी क्वेश्चन थे, 2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर के हो गए। इसका मतलब यहाँ पे 10+4 14 मार्क्स के हमारे पास में कॉस्टिंग का पार्ट आया था एमसीक्यू में। और यदि मैं क्यूटी की बात करता हूँ तो 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे, 4 क्वेश्चन थ्योरी थे, 8 नंबर प्लस 8 नंबर 16 नंबर के आपके पास में क्यूटी का पार्ट था। इसका मतलब क्या हुआ, दिसंबर 23 के अंदर 30 नंबर में से 14 नंबर का एमसीक्यू कहाँ से मिल रहा है, कॉस्टिंग वाले पार्ट में से, और 16 नंबर का एमसीक्यू आपको मिल रहा है क्वांटिटेटिव टेक्निक में से। जून 24 में आई तो हमने यहाँ पे फिर से देखा 10+4 कितना है 14, और 8+8 कितना है 16। फिर हमने यहाँ पे देखा 10 और 4 कितना है 14, और 10 और यहाँ पे कितना है 16। इसका मतलब हर बार हम क्या देख रहे हैं, हर बार हम ये देख रहे हैं कि 14 नंबर का जो पार्ट है एमसीक्यू का वो किस में से मिल रहा है, कॉस्टिंग में से, और 16 नंबर का जो पार्ट है वो आपको मिल रहा है क्यूटी में से। यहाँ पे फिर कितना है 10+6 16, और यहाँ पे 8+6 14। अब जून 25 में यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल आ गया, यहाँ पे कॉस्टिंग में एमसीक्यू 14 नंबर की जगह 16 नंबर का हो गया, और क्यूटी जो 16 नंबर का आता था वो कितने नंबर का हो गया आपका 14 नंबर का। इसका ना 2 नंबर ऊपर नीचे हो गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, दिसंबर 25 में यदि मैं देखूँ तो जबरदस्त चेंज यहाँ पे दिखाई दिया, 14+8 कितना हो गया आपके पास में 22, मतलब 22 नंबर का एमसीक्यू कॉस्टिंग में से मिल रहा है, और 8 नंबर का एमसीक्यू सिर्फ किस में से मिल रहा है, क्यूटी में। इसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर 25 में एमसीक्यू का जो पैटर्न चलता आ रहा था आपका 14 नंबर और 16 नंबर, वो चेंज होके 22 नंबर और कितना हो गया 8 नंबर का। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार कॉस्टिंग में से ज़्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं या क्यूटी में से, जो भी आएगा हमें तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब ये क्यूटी या जो आपका कॉस्टिंग का एमसीक्यू है सर, उसकी तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है ना, तो उसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपके पास में इंस्टीट्यूट ने जो भी बिट्स क्वेश्चन दिए हैं, जो भी 2024 में बहुत सारे एमसीक्यू का उन्होंने कंपाइलर बनाया था वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जितने अब तक एग्जाम हो चुके हैं न्यू सिलेबस के, उनके जितने भी एमसीक्यू एग्जाम में आ चुके हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर अब तक जितने इंस्टीट्यूट इशू कर चुका, वो सारे मॉडल क्वेश्चन के जितने एमसीक्यू 15-15 दे रखे हर पेपर के, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यदि उन सभी एमसीक्यू को आपने ढंग से कर लिया, प्लस इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, हर चैप्टर के बैक साइड में बहुत सारे एमसीक्यू आपको दे रखे हैं, यदि आप उन एमसीक्यू को ढंग से कर जाएं तो कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू का स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आता। अब तक मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, हर चैप्टर के एंड में बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे हैं। यदि बच्चा उन एमसीक्यू को ढंग से करके जाए तो समझ लीजिए सारे के सारे एमसीक्यू एग्जाम में लगभग उसके कवर हो जाएंगे, मतलब उन्हीं से मिलते जुलते प्रैक्टिकल मिलेंगे, थ्योरी तो बिल्कुल सेम ही आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, मतलब 30 में से 30 तो ला सकते हैं। और यदि एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो भी आपके मिनिमम 26 नंबर तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। सर आप हमें क्या बता सकते हैं कि जो हमें एमसीक्यू मिलेंगे उसमें प्रैक्टिकल एमसीक्यू किस चैप्टर में से आते हैं, थ्योरी एमसीक्यू किस चैप्टर में से आते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ। रेलिवेंट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लर्निंग कर्व, गेम थ्योरी, सिमुलेशन, पर सीपीएम, मैक्सिमम मिनिमा, और बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल जिसमें टाइम सीरीज आता है, रिग्रेशन एनालिसिस आता है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें जो आपको एमसीक्यू है प्रैक्टिकल पार्ट मिलता है। अब यदि मैं थ्योरी पार्ट की बात करता हूँ तो थ्योरी चैप्टर्स मेरे लिए कौन से रहेंगे? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन, बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल, और इंट्रोडक्शन टू टूल फॉर डाटा एनालिटिक्स, जो कि हमारा सबसे लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 15। इसका मतलब थ्योरी किस में से आनी है वो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल किस में से आना है वो आपको बता दिया, एमसीक्यू का आपको सब कुछ पता लग गया। चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पर। टेबल मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखी है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 23 से दिसंबर 25 तक जो मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं एससीएम पेपर के, पेपर नंबर 16 ग्रुप 3 में जो मेरा पेपर आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, उसमें जो मेरे 15 मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं, उनमें जो लास्ट मॉड्यूल है डाटा एनालिटिक्स के नाम से जो है, वो आपका जो एमसीक्यू का थ्योरी पार्ट होता है सिर्फ उससे रिलेटेड है। तो वहाँ कोई भी 7 नंबर का जो क्वेश्चन है अभी तक इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 23 से दिसंबर 25 तक 5 अटेम्प्ट में नहीं पूछा, इसलिए मैंने जो यहाँ पे मॉड्यूल हैं वो 15 की जगह कितने लिखे हैं? 14। 15 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो थ्योरी पार्ट है और वो भी सिर्फ किस में कवर होता है? एमसीक्यू में कवर होता है। चलिए आगे चलते हैं, और इस टेबल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 25 तक जो मेरे 5 पेपर हो चुके हैं उनमें किस मॉड्यूल की क्या वेटेज है वो आपको पता चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे देखा दिसंबर 23 में एक बार 7 नंबर का क्वेश्चन आया,
और दिसंबर 24 में 7 नंबर का क्वेश्चन आया, किसमें से, मॉड्यूल 1 से। फिर मॉड्यूल नंबर जो 2 है क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें 7 नंबर का क्वेश्चन जून 24, जून 25 और दिसंबर 25 में आया। फिर जो मेरा मॉड्यूल नंबर 3 है डिसीजन मेकिंग टेक्निक, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर किए जाते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो मैं अभी आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। लगभग यहाँ पर हमेशा आपको 28 नंबर का पार्ट मिलता है। मतलब मॉड्यूल नंबर 3 से आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, वो कितने नंबर का आता है, 28 नंबर का। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट और थ्रूपुट अकाउंटिंग जो मॉड्यूल नंबर 4 में आपका कवर होता है, वहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन, ये 7 नंबर और ये 7 जिनको मैंने सर्कल किया है, ये हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आए हैं। और ये जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है जून 24 में और दिसंबर 25 में, ये किस में से आया, थ्रूपुट अकाउंटिंग। इसका मतलब यदि कोई स्टूडेंट मॉड्यूल नंबर 4 को करके जाता है तो वहाँ से 7 नंबर का या तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन मिलना है या फिर उसको थ्रूपुट अकाउंटिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलना है। मतलब 2 चैप्टर करो, 7 नंबर आपकी झोली में गिर जाएंगे। ठीक है ना जी। नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हर बार इस मॉड्यूल में से 14 नंबर का पेपर आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जून 24 और दिसंबर 25 में 7-7 नंबर का एक बार क्वेश्चन आया। फिर असाइनमेंट आपके पास में दिसंबर 23, दिसंबर 24, दिसंबर 25 में आ चुका है। गेम थ्योरी आपके पास में दिसंबर 24 में आया था खाली। आपके पास है सिमुलेशन हर बार आता है 7 नंबर का। पर्ट CPM जिसको नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं, यहाँ पर दिसंबर 23 में 7 नंबर का आया था। फिर जून 24, दिसंबर 24, जून 25, तीनों बार 14-14 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है जी। और दिसंबर 25 में इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। मतलब कि गजब हो गया यहाँ तो हमारे साथ। मतलब जो बच्चा पर्ट CPM के दिन रात मेहनत करके गया था, दिसंबर 25 में उसके सारे सपने टूट गए, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि जून 26 में नहीं मिलेगा। जून 26 में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कम 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉस्टिंग के लिए, फाइनल के लिए। लर्निंग कर्व दिसंबर 23 में आया था, दिसंबर 25 में आया। बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम 7 नंबर फिर नहीं आया, 7 नंबर। इसका मतलब लगभग आते ही है। और जो आपका बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल है, जो टाइम सीरीज मॉडल्स होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, हर बार उसमें से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा कि जो मेरे 15 मॉड्यूल हैं उसमें से जो आखिरी मॉड्यूल है डाटा एनालिटिक्स का, वो MCQ थ्योरी में कवर होता है, इसलिए उसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आपको क्लियर हो गया। बाकी जो 14 मॉड्यूल हैं उनके पिछले 5 अटेम्प्ट के जो पेपर हो चुके हैं, क्या वेटेज है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इस एनालिसिस को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं लेके। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं दिसंबर 23 से दिसंबर 25 तक, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो कौन से चैप्टर से आता है। बच्चा ये जानना चाहता है कि सर जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे अटेम्प्ट करूं या ना करूं। अच्छा, यदि करूंगा तो सर मुझे उसके लिए कौन से चैप्टर को तैयार करके जाना पड़ेगा, मतलब कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चन मेरे को मिलेगा। तो भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिसंबर 23 में रेलिवेंट कॉस्टिंग, फिर डिसीजन मेकिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग। कहने का मतलब क्या होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा साइज का क्वेश्चन होगा, और ये मॉड्यूल नंबर 3 में से कवर किया जाएगा। मॉड्यूल नंबर 3 ध्यान रखना। 3A और 3B जो 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन है, उसमें 3A ट्रांसफर प्राइस। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो 3A है वो एग्जाम में कहां से मिलना है, ट्रांसफर प्राइस से। 3B टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, आपका जो डिसीजन मेकिंग है प्रोबेबिलिटी का, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो 3B है वो 3 चैप्टर से कवर किया जा रहा है, या तो टारगेट कॉस्टिंग में से, या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, या डिसीजन मेकिंग इन प्रोबेबिलिटी जो है उनमें से। तो यदि आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो 3B आपका आसानी से हो जाएगा। और ये तीनों चैप्टर बड़े छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 2-2, 3-3 लेक्चर के चैप्टर्स हैं। कोई 1 लेक्चर का, कोई 2 लेक्चर का, कोई 3 लेक्चर का, और ये चैप्टर खत्म है। यदि आप बात करें इन तीनों के तो 3 और 3 6 और 2 8 लेक्चर्स में आपके 3 चैप्टर्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब 3B करने के लिए सिर्फ आपको 8 लेक्चर्स देखने हैं, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। कम समय में आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं यदि आप इस एनालिसिस को समझें और फॉलो करें जून 26 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है 4A एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC का मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थ्रूपुट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थ्रूपुट। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई स्टूडेंट 4th क्वेश्चन को शुरू करता है एग्जाम में, तो पहला जो 4A मिलेगा, 4A या तो वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से होगा या थ्रूपुट से होगा। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे 2 चैप्टर करके आपको
4A के 7 नंबर मिल जाएंगे। 4B आपका थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट जो मिलता है या तो वो फर्स्ट चैप्टर से आता है या सेकंड चैप्टर से आता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट या फिर क्वालिटी कॉस्ट जो आपका वो है वैल्यू एनालिसिस है उसमें से आता है। तो वैल्यू एनालिसिस हो गया, लीन अकाउंटिंग है, वैल्यू एनालिसिस है, कॉस्ट और क्वालिटी है, लीन अकाउंटिंग है। इसका ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से लगभग ये आपकी थ्योरी यहाँ पे कवर हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 5A 5B। अच्छा 5A 5B में क्या रहता है, इंस्टीट्यूट ना हमारे साथ गेम खेलता है। कई बार तो क्या करता है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सिंगल 14 नंबर का देगा, एक ही बड़ा क्वेश्चन आपको दे देगा और सारे तरीके के वेरिएंस आपसे पूछ लेंगे, साथ में आपसे प्रॉफिट का रिकन्सलेशन भी करवा लेते हैं, बच्चे की जान ले लेते हैं। और कई बार इंस्टीट्यूट इतना मेहरबान होता है कि 7-7 नंबर के 2 छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंटर लेवल के होते हैं वो आपको दे देते हैं। तो हमें नहीं पता कि भाई 14 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या 7-7 के। दिसंबर 23 में 7-7 के 2 क्वेश्चन आए थे या 14 नंबर का आया था। तो हमने क्या देखा, दिसंबर 23 में हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा एक 14 नंबर का क्वेश्चन आया। फिर जून 24 में हमने देखा 7-7 के 2 आए, लेकिन दिसंबर 24 जून 25 में 14-14 नंबर के आए और फिर दिसंबर 25 में इस बार 7-7 के कर दिए। तो हमें ये नहीं कन्फर्म है कि 14 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से या 7-7 नंबर के 2 बच्चों वाले क्वेश्चन आपकी किस्मत में लिखे हैं। तो ये तो जून 26 में जब एग्जाम आएगा तभी भैया पता चलेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप बड़े क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जाएंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और छोटे। इसका ना क्वेश्चन नंबर जो 5 है, चाहे वो 2 पार्ट में आए या सिंगल पार्ट में आए, आपको 14 नंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करनी चाहिए उन बच्चों को जिनको क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 आपका कॉस्टिंग का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्यूटी का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 पहले 4 क्वेश्चन कॉस्टिंग के मिलेंगे और आखिरी के 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 आपको क्यूटी के मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अब आपकी मर्जी है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन करें। यदि कोई बच्चा कहता है मैं 6, 7, 8 करना चाहता हूँ और सर क्वेश्चन नंबर मैं 3 और 4 करना चाहता हूँ, तो भैया उसके 5 क्वेश्चन हो गए ना। और 5 क्वेश्चन होने के बाद ना तो उसको मॉड्यूल नंबर जो 3 में डिसीजन मेकिंग है जो डिटेल में पढ़नी पड़ती है वो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही उसको क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो पढ़नी पड़ेगी। बट मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई आपको नहीं पढ़ना। यदि आप एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का ही तो मेन काम करना पड़ेगा। तो भैया किसी भी कीमत पे आप इसे छोड़ के ना जाए। लेकिन जो बच्चे कहते हैं सर मेरे पास तो टाइम ही बड़ा कम है, जून 26 का मैं तो जॉब कर रहा हूँ या अभी तक मैंने होश नहीं संभाला, आज ही मेरी नींद खुली है, अब मैंने पढ़ने का डिसाइड किया, तो उन बच्चों के लिए तो भैया ये एनालिसिस बहुत काम की है। जिसने सब कुछ करके जाना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, भैया वो तो सब कुछ करके जाएगा। लेकिन जिसके पास में टाइम की लिमिटेशन है उसके लिए ये एनालिसिस बहुत काम की है। बात समझ में आ रही है आपको। भैया आप इसको समझो कि मुझे एग्जाम में अगले 2-2.5 महीने के अंदर जो मेरे पास टाइम बचा हुआ है, आपका देखो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च आ जाओगे 25 तारीख, तो अब आपके पास में क्या बचा, अप्रैल, मई और जून में तो पेपर ही आपके चालू हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली 60 दिन आपके पास में है। जून का टाइम तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए लेके चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट 60 डेज में आप खुद प्लान करोगे यार मुझे एग्जाम में कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना, मतलब मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं और उसके लिए मुझे कौन सा चैप्टर करके जाना चाहिए ताकि कम समय में मैं अच्छे नंबर ला सकूं। अच्छे का मतलब मेरे यहाँ जो मिनिमम डेफिनेशन होती है अच्छे नंबर की होती है 60+ की, 60 और 60+, ताकि आप उस पेपर में सिक्योर हो जाए कि भाई मेरे तो 60 नंबर आ गए, एग्जामिनेशन पक्की। चलो आगे चलते हैं। अब 6A में हमने क्या देखा, असाइनमेंट, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका ना असाइनमेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये 3 चैप्टर करने से 6A होता है। 6B में सिमुलेशन ज़्यादातर आता है, कभी कभी असाइनमेंट आ जाता है। फिर 7A 7B में पर्ट CPM, लर्निंग कर्व, एक बार ऐसा हुआ 7-7 नंबर का। फिर 3 बार हमने क्या देखा, पर्ट CPM से पूरा एक 14 नंबर का क्वेश्चन आया जून 24 में, फिर दिसंबर 24 में और जून 25 में, मतलब हैट्रिक लग गई। तीनों बार 14-14 नंबर का क्वेश्चन पर्ट CPM में आ गया। अब लोगों के मन में विश्वास हो गया कि यार 14 नंबर का क्वेश्चन पर्ट CPM से आने ही आना है 7 क्वेश्चन में। बट इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ फिर खेला कर दिया, गेम खेल लिया हमारे साथ। उन्होंने क्या किया, पर्ट CPM को इस बार दिसंबर 25 में कंसीडर ही नहीं किया और यहाँ पे एक क्वेश्चन सिमुलेशन का और एक किसका दे दिया, लर्निंग कर्व का 7-7 नंबर का। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास रिस्क हो गया, जो बच्चे सेलेक्टेड चैप्टर करके गए उनके साथ गेम हो गया। अब आ जाओ 8A और 8B में। तो 8A में मैक्सिमा मिनिमा और 8B में टाइम सीरीज। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, एक बार गेम थ्योरी का है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है। तो इस तरीके से पिछले 5 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने किस चैप्टर से, या आप ऐसे कह सकते हैं किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर कवर किया था,
वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। अब इस एनालिसिस को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलो वही आगे चलते हैं। तो जो बच्चे जून 26 में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समय बचाने वाला एक एनालिसिस और कर दिया। हमने क्या देखा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है। किस में से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, मॉड्यूल नंबर 3 में से मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है M3 का मतलब मॉड्यूल 3। इसमें से जो क्वेश्चन मिलता है 14 नंबर का वो आपको मिलेगा डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस ऑब्लिक रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस। इन दोनों में से ही 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस में मेक बाय आ गया, शट डाउन आ गया, ठीक है ना। आपके पास में की फैक्टर वाला क्वेश्चन भी आ जाता है जहां भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3A है वो फिर से मॉड्यूल 3 से मिलेगा, ट्रांसफर प्राइस का मिलेगा। 3B आपको या तो टारगेट कॉस्टिंग से मिलेगा या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से मिलेगा मॉड्यूल 3 से। तो मॉड्यूल 3 से हम कह सकते हैं हमें एक तरीके से एक तो ट्रांसफर प्राइस जरूर करके जाना है, एक हमें टारगेट कॉस्टिंग करना है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करना है, रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस करना है और डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस ये करना है। मतलब कि कुल मिला के मॉड्यूल 3 में से हमें 5 चैप्टर को ढंग से करना है। एक हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा और 3A 3B 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। 28 नंबर का पेपर हमारा मॉड्यूल नंबर 3 से कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाओ 4A पे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थ्रूपुट मॉड्यूल नंबर 4 से मिलेगा। वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपको मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल नंबर 2 से मिलेगा, जो थ्योरी का क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आ सकता है या 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मॉड्यूल नंबर 5 से मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझा, चैप्टर्स के नाम भी बता दिया, साथ में मॉड्यूल भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है 6B, 6 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, यहाँ से आपको मिलेगा, मतलब 6, 7, 8 मॉड्यूल से मिलेगा। जो 6B है असाइनमेंट और सिमुलेशन, ज़्यादातर सिमुलेशन का क्वेश्चन आता है। 7 जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर पर CPM का क्वेश्चन आता है या फिर आपका लर्निंग कर्व का आता है या कभी कभार सिमुलेशन का क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 तरीके के चैप्टर करके जाने हैं, सिमुलेशन, पर CPM और लर्निंग कर्व। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा या गेम थ्योरी का क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम मिनिमा आता है मॉड्यूल नंबर 13 में से। और मॉड्यूल नंबर जो आपके पास में 14 है उसमें से आपको बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल, जिसमें टाइम सीरीज का ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पे मैंने आपका जो एनालिसिस दिसंबर 23 से दिसंबर 25 में 5 अटेम्प्ट का डिटेल में समझा रखा था, उसको यहाँ पे मैंने उसी एनालिसिस को शॉर्ट में आपको समझा दिया, ताकि आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर सकें कि भाई आप जब एग्जाम में जाएंगे और किस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे, किस क्वेश्चन का डिसीजन लेंगे कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को करना है, आपके लिए उस चैप्टर की एनालिसिस हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स। तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो मॉड्यूल नंबर 3 है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट मॉड्यूल नंबर 4, ये मॉड्यूल नंबर कौन सा आपका 3, ये मॉड्यूल नंबर कौन सा आपका 4 और ये मॉड्यूल नंबर कौन सा है 5, क्योंकि पहले 2 मॉड्यूल तो थ्योरी के हैं। पहले 2 मॉड्यूल कौन से आपके थ्योरी के। तो उसका ना कॉस्टिंग के अंदर जो 5 मॉड्यूल है उसमें पहले 2 थ्योरी के हैं और अगले 3 आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको 14 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ से आपको 7 नंबर का मिलेगा क्योंकि 7 नंबर की तो थ्योरी आती है, और यहाँ आपको 14 नंबर का मिलेगा। ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि 14 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, या 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आए। चलिए आगे चलते हैं। QT असाइनमेंट, गेम थ्योरी, सिमुलेशन, नेटवर्किंग, मतलब जैसे पर CPM कहते हैं, लर्निंग का मैक्सिमम मिनिमा और आपका टाइम सीरीज, ये आपके QT के मेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जिनको आपने ढंग से करके जाना है। चलिए आगे चलते हैं। सर जो आपके पास में जो आपने हमें शुरू में 14 मॉड्यूल्स बताए थे हमारे सिलेबस में, उसमें जो मॉड्यूल नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें हमारे लिए मेन थ्योरी कौन सी होती है, तो जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर से, लाइट ब्लू से, वो आपका मेन थ्योरी चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है जी। मॉड्यूल 2 से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और लीन अकाउंटिंग आपका मेन थ्योरी रहता है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करना, करने सब है, बट इन पे फोकस क्या होगा ज़्यादा, जिनके थ्योरी नोट्स भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा कि भाई एग्जाम के लिए ये मेन थ्योरी है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा B, उसमें एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, उसके लिए मैं आपको 15-16 थ्योरी क्वेश्चन दे दूंगा, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4B करना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मॉड्यूल नंबर 3 हमारी किस्मत में 28 नंबर है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, ट्रांसफर प्राइसिंग, रेलिवेंट कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, ये आपके मेन
प्रैक्टिकल चैप्टर है। ब्लू वाले थ्योरी हो गए, येलो वाले उससे जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आपके हो गए प्रैक्टिकल। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 4, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिकल आता ही आता है। ब्लैक, हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट और आपका जो थ्रूपुट अकाउंटिंग है इससे आपको क्या मिलेगा प्रैक्टिकल। बैक फ्लश अकाउंटिंग से आपको क्या मिलता है नॉर्मली थ्योरी मिल सकता है। आपका जो मॉड्यूल नंबर 5 है इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, जिसको हम कहते हैं आपका वेरिएंस एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सिंपल भाषा में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह सकते हैं। वहाँ से आपको 14 नंबर का या तो सिंगल या 7-7 नंबर के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसमें प्रैक्टिकल कम पूछते हैं। प्रैक्टिकल यहाँ पे कैसे आता है, आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पैराग्राफ से आपको क्या करनी होती है, इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसमें आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो होता है, एक तो ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाना पड़ता है और उसके साथ में जो इक्वेशन में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है उसको हमें क्या करना होता है एक्स वाई की फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है जी। चलो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, स्पेशल केसेस इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपके पास में थ्योरी है। ड्यूअलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर मिनिमाइज फंक्शन को मैक्सिमम में या मैक्सिमम फंक्शन को मिनिमाइज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। वर्टिकल जो होते हैं हमारी चीज़ें वो किस में हो जाती है, हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल वाली सारी चीज़ें किस में हो जाती है, वर्टिकल में। तो जब ये चैप्टर आपको समझाएंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन आपका नॉर्मली क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। असाइनमेंट में हंगेरियन मेथड कि आपसे इंफॉर्मेशन थ्योरी में पूछ सकते हैं, बट नॉर्मली एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है यहाँ पे, ठीक है ना। गेम थ्योरी, अच्छा ये सर आप बता क्यों रहे हो, ये जो ब्लू कलर के आपने पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं वो थ्योरी के आपने हमें क्यों बताए भाई। एमसीक्यू भी तो आता है, आपको याद होगा एमसीक्यू जो 30 नंबर के आते हैं उसमें कॉस्टिंग और जो क्यूटी होता है उसके थ्योरी क्वेश्चंस भी तो आते हैं, उनके लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, वहां केवल क्वेश्चन नंबर जो 4B है वो 7 नंबर का थ्योरी आएगा जो मॉड्यूल नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 2 से मिलेगा। उसकी थ्योरी आपको 1 और 2 से करनी है, लेकिन एमसीक्यू की थ्योरी भी तो आपको करनी पड़ेगी। वो कहाँ से करोगे भैया, यहीं से तो करोगे। चलो आगे चलते हैं। सिमुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्क एनालिसिस, सीपीएम जिसको कहते हैं पर सीपीएम। तो यहाँ पे पर सीपीएम का नॉर्मली या तो 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन मिलता है या 7 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल जाता है। थ्योरी आपसे पर सीपीएम का वहाँ पे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। लर्निंग का नॉर्मली आपके पास में एमसीक्यू भी आते हैं, प्रैक्टिकल के थ्योरी भी आते हैं, और साथ में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है 7 नंबर का वहाँ पे भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमा, नॉर्मली आपसे क्या पूछते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ जी। बिजनेस फोरकास्टिंग एमसीक्यू भी आते हैं यहाँ पे, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो क्वेश्चन आपका जो 8B है वो भी यहाँ से आता है। जो लास्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डाटा एनालिटिक्स, जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो थ्योरी है, और यहाँ पे ये एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू भी थ्योरी आते हैं, ठीक है ना, थ्योरी एमसीक्यू। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने आज जो एनालिसिस प्रेजेंट की है उससे मुझे लगता है कि जून 26 में जिन बच्चों को एससीएम में डर लग रहा था कि यार हम पास होंगे नहीं होंगे, अब वो आसानी से पास हो सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हाँ जी, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन करके आते हैं तो 14 + 14 + 14 आपके पास हो गया 42 मार्क्स का। तो यहां पे आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। 42 नंबर के आपका क्यूटी का पार्ट यहां से प्रैक्टिकल हो गया। और जरा यहां पे आ जाओ, आपका क्यूटी का 8 + 8 कितना है, 16, या फिर आपके पास में कितना है 8 + 6 14। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो क्यूटी का पार्ट है वो मिनिमम कितना रहता है 8 नंबर का, और मैक्सिमम कितना 16। मतलब एवरेज मान के चलो 8 और 16 कितने हो गए आपके पास में 24, 24 का आधा कर दो 12, 12 नंबर का तो क्यूटी रहना ही रहना है। तो आपके पास में एमसीक्यू कितना आ गया क्यूटी का, 12 नंबर का ले लेते हैं एवरेज, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। और जो प्रैक्टिकल है वो आपके पास में कितना है 42 का। तो इसका मतलब आपके पास में करीब 54 मार्क्स का क्यूटी का पेपर है जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चों को लगता है क्यूटी का पार्ट तो आता ही नहीं है एग्जाम में, सारा पेपर से कॉस्टिंग में से आता है। ऐसा नहीं है भाई, पेपर आपकी मर्जी है कि आप क्यूटी का पार्ट ज़्यादा करना चाहें या आप कॉस्टिंग का पार्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इनमें से यदि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपका 56 नंबर का पेपर कॉस्टिंग में से हो जाएगा। और यदि आपने आखिरी के 3 क्वेश्चन किए 6, 7, 8 और 2 क्वेश्चन पहले 2, 3, 4, 5 में से किए तो भैया आप ऐसे कह सकते हैं 28 नंबर का पेपर आपका किस में से हुआ, कॉस्टिंग में से, और 42 नंबर का पेपर आपका किस में से होगा, क्यूटी में से। 70 नंबर हो गए ना, 28 + 42। बात समझ में आ गई।
चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ये एनालिसिस मुझे लगता है कि भाई आपको एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देने वाली है। आपका जो डर था पेपर कैसे होगा, सर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।